56 इंच का सीना तो जानवर का भी होता। आप नाप लीजिए, दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता। मोदी जी याद कीजिए, आप कभी, हमारे पास आज भी जो गैस और तेल है वो ईरान के कारण, तो ईरान अभी भी 3 दिन पहले हमें तेल देने की हिम्मत दिखाई और हम एक बार भी ईरान खरोच थे, उसके पीठ पर खरोच थे। उसके क्या बीतता होगा उसकी मां पे, क्या बीतता होगा उस बच्ची पे जो नहीं रही, क्या बीतता होगा उस परिवार पे, समाज पे। लगातार सरकार 12 सालों से नरेंद्र मोदी, 56 इंच की सीना की जरूरत मोदी जी नहीं थी, दिल की जरूरत। 56 इंच का सीना तो जानवर का भी मामला है। रमजान की भी आप सबको बधाई। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा प्रयास होगा कि हर आदमी अपने जीवन में मुस्कुराते रहे। इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई। मैं आज 3 मुद्दों पर आपसे कुछ बात करना चाहता। मुझे रात से परेशान कर रहा था छपरा की एक घटना, शीतलपुर की एक घटना, जो मासूम बच्ची जिसकी उम्र 15 साल की थी, वो स्कूल से आ रही थी, सामूहिक बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार करके उनको कुएं में फेंक दिया गया। मैं समझ सकता हूं बिहार की स्थिति और देश की स्थिति। मैं कई बार कहता रहा हूं कि इस देश में कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे सबसे कारण स्थिति है कि गरीब बच्ची जब 10th पढ़कर कहीं अपनी लाइफ को बनाना चाहता है तो वो शोषण का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब कोई हॉस्टल में रहता है, वहां उनके खाने में नशा का दवाई देकर के उसे बेहोश कर दिया जाता और फिर वीडियोग्राफी बना करके उससे, जब उसे होश आता है तो दिखाया जाता है और फिर उससे कंप्रोमाइज एटीट्यूड पर काम होता है और फिर वो परोसे जाते हैं बड़े नेता, रसूखदार और पैसे वालों के घर। मैंने कई बार कहा कि जब ड्रग्स, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन पर यह भारत सरकार या बिहार सरकार कोई काम नहीं करेगी, जब 80-90% यूथ ड्रग्स लेंगे, स्मैक लेगा, जो नशे में रहेगा, वह से कैसे पता चलेगा कि पड़ोसी में कोई उसकी बहन रहती है, कोई उसके चाचा की बेटी रहती है? क्या कोई पड़ोसी की लड़की किसी पड़ोसी के लड़के से सुरक्षित है? क्या कोई पड़ोसी की लेडीज किसी पड़ोसी के लड़के से सुरक्षित है? उसके 3 कारण। एक कारण है सामाजिक वातावरण। यह मुद्दा ही नहीं बचा, बेटी, मां, बहनें, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जात, मुद्दा है धर्म, मजहब, मुद्दा है राजनीति, मुद्दा है पैसा। अब इस सामाजिक सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। छपरा में जो घटना घटित हुई, मुझे तब और आहत पहुंचा जब वहां के एसपी ने यह कहा कि एक प्रेम प्रसंग है और प्रेम जब हुआ करता था तब इसके पिता को पता चला, लेकिन जब शारीरिक संबंध बनाने के वक्त इनके परिवार ने देख लिया तो देखने के क्रम में वह लड़का भाग गया और लड़की को बाद में मार दिया गया। इसको कहा गया कि परिवार के द्वारा बच्ची को मार के फेंक दिया गया। हम बहुत सरल तरीके से लड़कियों पर आरोप लगा देते हैं, मोहब्बत की होगी, बाद में शोषण किया होगा, प्रेग्नेंट हो गई और शादी नहीं हुई तो आरोप लगा दिया। बेटी पर आरोप लगाना बहुत सस्ता। हम किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी की बहनों के बारे में हमेशा कह देते हैं कि गांव में उसके साथ फंसा होगा। जब ताश खेलने वाले बुजुर्ग और पाखर गाछ और पीपल के नीचे बैठने वाले कुछ लड़के जब किसी के घर की बेटी और बहन पर फब्बारे कसते हैं और ये कहते हैं कि ये तो लगता है कि अपने दियर से फंस गया, सोचिए हम क्या बोलते हैं। सोचिए हमारी गिद्ध दृष्टि महिलाओं पर क्या होती है, आप किस रूप में देखते हैं और फिर परिस्थितियां क्या बनती है। शीतलपुर की घटना एक नहीं है, मैं बार बार कहता हूं और लगातार मैं इस बात को सदन में भी उठाता हूं।
जैसे नीट्स की बच्ची के बारे में कई बार मैं फिलहाल इधर भी कहा हूं कि सीबीआई गलत कर रही है। सीबीआई ने पोस्को एक्ट में अभी तक, जब बच्ची 16 साल की है तो सबसे पहला लॉ कहता है कि पोस्को एक्ट के तहत हमें केस करने की जरूरत थी। फिर मैंने कई बार कहा कि सीबीआई जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कही। फिर मैंने कहा कि उस बच्ची के बारे में जो 6 तारीख को डिस्क्लोजर हुआ था, जब बच्ची का पेशाब नहीं लिया गया और पेशाब का यूरिन टेस्ट नहीं हुआ, तो हम कैसे कह दिए कि ये जहर खा ली, हमें नहीं बोलना चाहिए था। फिर 7 तारीख को वहां के एक डॉक्टर ने कह दिया, जबकि प्राइवेट पार्ट पर चोट थी, सीने पर चोट था, जब उसी के एक डॉक्टर ने, उसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने साफ लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में कि उसके सीने पर खरोंच थी, 3-3 नाखून के खरोंच थे, उसके पीठ पर खरोंच थे, उसके घुटने में चोट थे। एक डॉक्टर कुछ लिखता है, दूसरा डॉक्टर कहता है कि उसके प्राइवेट पार्ट बिल्कुल सुरक्षित है। फिर पीएमसीएच कहता है उनके प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर था, उसकी झिल्ली टूटी हुई थी, उसके जगह चोट था और एक चोटें नहीं थी और उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। फिर आप अभी तक प्रभात अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण? दूसरी बात, मैंने कई बार कहा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपरी तल पर कलकत्ता और नेपाल से ला करके लड़कियां रखी जाती थी, 3 तलों पर बची थी। मैंने कई बार कहा कि नीतू से पूछिए, वो नीतू जो हेडन है, वो वार्डन, वो नीतू 10:30 बजे रात में क्या कर रही थी? और वो नीतू लड़कियों को खुद जाकर के धमकाई, तुम लोग सोए क्यों नहीं? मैंने कई बार कहा, जिस लड़की के साथ यह कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ, आधा शरीर जब पाया गया था, वो लिखा हुआ है, खुद नीतू ने यह बयान दी कि आधा शरीर बेड पर थी, आधा शरीर नीचे था। क्या कोई भी आदमी आधा शरीर बेड पर और आधा शरीर नीचे सोएगा? कमर के से नीचे, वो कंप्लीट नीचे था। और पीछे में जो खिड़की थी जिसमें कोई रड नहीं था, वो खिड़की खुली हुई थी। क्या उसके रूम में बलात्कार नहीं हुआ? उस दिन किस किस के गाड़ी आए? क्या उस गाड़ी के नंबर से उसको पूछा नहीं जा सकता था? यह हॉस्पिटल शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल अभिषेक रंजन का है या नहीं? अभिषेक रंजन सेक्स रैकेट चलाता है या नहीं? अभिषेक रंजन लड़कियों के शरीर में सुई दे करके उसे बेहोश करता है या नहीं? और फिर उस बच्ची के साथ कुकर्म करके उसका वीडियो बनाता है या नहीं? यही तो सवाल था। सीबीआई ने अभी तक रिमांड पे नहीं लिया, उस पर पॉस्को एक्ट लगाने की कोशिश नहीं की गई। सीबीआई ने अभी तक, जो डॉक्टर ने लिखा कि सीने पर खरोंच थी, उससे आप नहीं पूछे। फिर उस डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने लिखा कि चोट नहीं है, और पीएमसीएच ने कहा कि पूरी प्राइवेट पार्ट छलनी हुई थी। तो सामने तो है। फिर ये बच्ची का मामला आ गया, एक बच्ची का मामला नहीं आया। सवाल ये नहीं है कि बच्ची प्रेम प्रसंग में थी, तो क्या बच्ची प्रेम प्रसंग में थी इसलिए बच्ची को मार दिया जाए? आप कह रहे हैं जिस तरीके से छपरा के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनकी भी बच्ची और उनकी भी बहन होगी। मैं छपरा के एसपी साहब, हमारे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे इस तरह का सरकमस्टेंस जो आपको दरोगा ने कहा और आपने उस बात को कह दिया बिना एसएफएल के जांच के, एक दिन पूर्व घटना घटित होती है और आपने हाई टेक्निक जांच का प्रयोग नहीं किया और आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। क्या बीतता होगा उसकी मां पे? क्या बीतता होगा उस बच्ची पे जो नहीं रही? क्या बीतता होगा उस परिवार पे, समाज पे? मुझे समझ में नहीं आता। मेरी कोशिश होगी कल उस बच्ची के परिवार से मिलने की, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे बिहार को जिस तरीके की सरकार, जिस तरीके का सिस्टम है, सरकार मस्त है राज्यसभा के जिताने पर,
बाप बाप करके किस दल को तोड़ा जाए, किसको कितने पैसे दिए जाए, उन्हें किसी बेटी की चिंता नहीं है। इसीलिए छपरा की बेटियों के साथ हम न्याय की उम्मीद करते हैं और इसके लिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर एक आवाज उठनी चाहिए। मुझे आश्चर्य लगा, बेटियों को राजपूत बना दिया गया, बलात्कारी को पासवान। ये मुझे बहुत दुखद हुआ और मैं एक बात कह सकता हूं, ये कोई मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि राजपूत, यादव, कुर्मी, कोड़ी और भूमिहार की बच्ची के साथ दलित, ये जानते हुए कि ये राजपूत की बच्ची और यादव की, कोड़ी, कुर्मी की बच्ची है, उससे प्यार करे, ये हिम्मत 90% अभी दलितों के भीतर नहीं आई। कुछ भी कह देना मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं जितना समझता हूं, सामने में एक गांव हो और एक छोटा सा गांव, गरीब लड़का, और वो ये सोच करके कि यह सोसाइटी किस परिवार का बच्ची है, मैं प्यार करूं या ना। हो सकता है 1% प्यार में कुछ भी संभव है, लेकिन कोई गरीब का बच्चा प्यार हो या प्यार करे, इसके लिए पहले वो लाख बार सोचेगा कि मुझे प्यार करना चाहिए या नहीं, या लड़की प्यार कर रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, कल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। 1% तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन 95% मैं यह स्वीकार करूंगा, ये हिम्मत इस 4-5 जाति के लड़कियों के साथ कोई प्यार करे, वो भी गरीब और दलित, ये संभव नहीं। मैं जितना प्रैक्टिकल हूं ये मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात, इसको जाति के आधार पर रंग देने की जरूरत नहीं है। बेटी है, बलात्कारी बलात्कारी होती है, इसको जाति का रंग नहीं देना चाहिए और बलात्कारी को फांसी का डिमांड करना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा सरकार को, इसकी इंक्वायरी हाई लेवल एसआईटी टीम से जांच कराइए, टेक्निकल जांच कराइए, मेरा आग्रह है। दूसरी तरफ लगातार सरकार 12 सालों से नरेंद्र मोदी की 56 इंच की सीना की जरूरत मोदी जी नहीं थी, दिल की जरूरत थी। 56 इंच का सीना तो जानवर का भी होता है, आप नाप लीजिए, दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता। मोदी जी, याद कीजिए, आप कभी लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए थे। नोटबंदी में 432 लोगों की मौत हुई थी, उसमें सब के सब दलित, ईबीसी और एसटी एससी, एक भी मुसलमान नहीं मरा था। याद है कि आप भूल गए। फिर मोदी जी, आपने जीएसटी में आपने पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाइन नहीं लगने दिया और भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बनिया को लाइन लगा दिया, वो लाइन लग करके बर्बाद हो गया। याद करिए मोदी जी, जब भी मैन डिजास्टर हुआ 12 सालों के अंदर, आपके निर्णय के कारण हो। आप जब कोरोना आया 39 लाख लोग मरे, ये 39 लाख लोग कौन है? आपने शमशान में भी लाइन लगवा दिया। हमारे डोम समाज के लोग कतार में लाशें थी, हम 60,000 80,000 रुपया दे के अपने बौनई का, भाई का, बाप का, माँ का, दादी का, चाची का, काकी का, बेटा का, बेटी का, रिश्तेदार का लाश जलाते थे। कतारों में लाइन थी, कोई पूछने वाला नहीं था। कतारों में कोरोना पेशेंट था, कोई देखने वाला नहीं था, तब भी हम लाइन लगे। हम बाढ़ में आए तब भी लाइन लगे। 12 सालों के अंदर लाइन पलायन, लाइन पलायन। आपने शमशान तक को नहीं छोड़ा, आपने किसानों को लाइन में नहीं छोड़ा, सबको लाइन लगा दिया। अब आप किचन को भी लाइन में लगा, यह बोझ बेटियों पर पड़ेगा, यह बोझ मां पे पड़ेगा, यह बोझ बहनों पर पड़ेगा। विद्यार्थी शहर से हॉस्टल छोड़ के चला गया, 50% होटल बंद हो गए। पूरे भारत में, नोएडा हो या गुड़गांव, मुजफ्फरपुर हो या पटना, सभी जगह कतार में लोग 20 दिन के बाद आप आओ, पहले लाइन लगा,
पहले आप लिखाओ, 20 दिन के बाद आके गैस ले जाओ। गैस तो आप फ्री देने की घोषणा की, वो तो मिली नहीं। आज गैस 3500, 3000, 4600, 3400। छोटा सा स्टोव जलाने के लिए भी गैस का ऑक्सीजन नहीं है और बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए। 3500 रुपया में सिलेंडर मिलना, लकड़ी और भट्टी पर फिर से लौटना, क्या है? नाले से भी आप गैस निकाल रहे थे, क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री हमेशा अपने प्रजा को, जो राजा शमशान तक कतार में लगा दे, अनाज के लिए कतार में लगा दे, 83 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने के लिए कतार में लगा दे, 18 करोड़ लोगों को लगभग 1 डिसमिल जमीन ना हो, जमीन के लिए कतार में लगा दे। हमेशा कभी एजुकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए कतार में लगो, कभी ईबीसी, यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी बीएससी, कतार में लगो, या कभी लाठी खाओ, कभी गोली खाओ। 12 सालों के अंदर कोई ऐसा साल नहीं होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या नियोजित हो, या संविदा हो, या अग्निवीर हो, जहां लाठी ना चली हो, जहां लाठी चार्ज ना हुआ हो। हम अपनी कुछ पल जिंदगी जीने के लिए हमने अपनी जिंदगी को तबाह कर दी। आपने हमारी जिंदगी को कहीं का नहीं रखा। हम एक इंसान की जिंदगी नहीं जी पाते हैं, हमेशा यह सोचते हैं कि इस बार क्या होगा। हमें तो सपना दिखाए गए थे 15 लाख रुपया का, ब्लैक मनी नहीं होगी। हम -92 हमारा डॉलर चला गया। क्या है मोदी जी, किसी की रुपया बचेगी? शेयर मार्केट दुनिया में सबसे निचले पदान पर जाकर के हम खुलते हैं। क्या अब हमारी कोई लाइफ है अपनी? क्या हमारे पास अपनी कोई इकोनॉमी है? अब गैस को लेकर के हम कतार में खड़े, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ लाठियां चार्ज हो रही है, चारों तरफ लोग दिग्भ्रमित है कि हमारे घर में अब शादी होगी कि नहीं, हमारी बेटी की शादी बढ़ाना तो नहीं पड़ जाएगा, लगन में हम शादी करें कि नहीं। ये क्यों हुआ? ये किन परिस्थिति में हुआ? हमारा सबसे अच्छा दोस्त, मैं बार बार कहता हूं, कभी भी इजराइल नहीं रहा, कभी भी अमेरिका नहीं रहा। अमेरिका आज से 10 दिन पहले मुकेश अंबानी के बारे में एक ट्वीट किया था, जब 2,70,000 बिलियन, जबकि मुकेश अंबानी का मात्र 2,87,000 करोड़ बिलियन संपत्ति है। फिर 2,72,000 करोड़ बिलियन की फैक्ट्री अमेरिका में क्यों लगाए? कौन बैंक दिए? हमारे पास 1 करोड़ की पूंजी होती है तो वह 40 लाख रुपया भी बैंक देने को तैयार नहीं होता, लेकिन जिसके पास 3.25 लाख बिलियन ही मात्र संपत्ति हो और उसे 3.25 लाख का ऋण दे दिया जाए और अमेरिका में वो जाकर के फैक्ट्री लगाता हो जहां 1,70,000 लोगों को नौकरी आपके अमेरिकन को मिलेगा और मेरे यहां से सारे पैसे अमेरिका को जाएगा। लगभग 9 लाख से ऊपर करोड़ रुपया हम भारत से अमेरिका को पैसा देंगे। आप वहां पर मस्त हो गए। आपको 3 बार इजराइल ने अपने चीफ से जिताया, आप जीते नहीं, आप वहां सरेंडर कर गए। आपने ये नहीं सोचा कि हमारा स्वाभाविक दोस्त कौन था। मैं धन्यवाद दूंगा ईरान को कि उसने फिलिस्तीन के साथ देख करके हिम्मत तो दिखाई जब वहां मासूम बच्चे मर रहे। आपने तो यूक्रेन में भी हिम्मत नहीं दिखाया। ये सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा? ये मिडिल ईस्ट कंट्री कहां है? ना चाइना, ना रूस, ना अमेरिका। या मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ मेरी साझेदारी, मेरी आर्थिक साझेदारी, मेरी सांस्कृतिक साझेदारी, मेरी सामाजिक साझेदारी, मेरी पॉलिटिकल राजनीतिक साझेदारी, हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते थे। हमारे यूपी से कम 80% चिकन ईरान देता था। आज वो चिकन बेचने वाला सब के सब कंगाल हो गए। हम जितना व्यापार करते थे बाहर वो मिडिल ईस्ट कंट्री को था और आज सब रुक गया।
हमारे पास आज भी जो गैस और तेल है वो ईरान के कारण, जो ईरान अभी भी 3 दिन पहले हमें तेल देने की हिम्मत दिखाई और हम एक बार भी ईरान की बात भी ना कर पाए। आज जो परिस्थितियां हैं उसको पैदा किया गया आपके द्वारा। आज भारत का हर घर, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा धर्म और मजहब की घर की बेटियां ना हो जो परेशान ना हो। प्लीज विनती करते हैं, अपने पूंजीपति मुनाफाखोरों को कहिए इस गैस को ब्लैक मार्केटिंग ना करें। जहाज की कीमत 40% बढ़ गई, तेल का डर दिखा के 40% कीमत बढ़ा दिया गया और भी महंगाई बढ़ गई। और दूसरी तरफ ये जो डीलर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, इन लोगों ने गैस को ब्लैक मार्केटिंग कर दिया और फिर 3500 4000 रुपया कर दिया। हमारे डीएम एसपी थानेदार कहीं पर रेट नहीं मार रहे हो और आप अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हो। क्या कमजोर व्यक्ति हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यदि बनता है तो इसका सबसे बुरा असर गरीब और आम आदमी पे पड़ता है, लोअर मिडिल क्लास पे पड़ता है। उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, वो इंसान होता है। प्लीज हिंदू मुसलमान और जाति करना बंद कर दीजिए। मैं अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, किस जात के लोग हो। मुझे लगता है कि मेरे सामने बैठने वाला कोई इंसान तो है, कोई अपना तो है, कोई खून तो है और इसी में भगवान देख लेता। आप लोगों से भीख मांगता हूं, अभी भी वक्त है। हमें मिडिल क्लास के इस लंबे वार के लिए हमें आगे कदम बढ़ानी चाहिए। यदि यह वार 3 सप्ताह से आगे चला गया तो फिर भारत की सामरिक, भारत की आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वार को हमें किसी भी कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि ये मेरी संप्रभुता का सवाल है, ये मेरी पॉलिसी का सवाल है। हमारे साथ बांग्लादेश नहीं, हमारे साथ श्रीलंका नहीं, हमारे साथ वियतनाम नहीं, हमारे साथ ताइवान नहीं, हमारे साथ नेपाल नहीं। नेपाल फिर से राजतंत्र की ओर हम बढ़ चुके हैं। नेपाल में जो अभी सरकार बनी है वह सरकार जीएनजी की, वो भारत विरोधी सरकार बनी है। क्या वो चाइना के हाथ में गिरवी नहीं रखा जाएगा? क्या हम सुरक्षित हैं नेपाल के माध्यम से? क्या हमारा सबसे अच्छा दोस्त बांग्लादेश था, जब इंदिरा गांधी ने इस बांग्लादेश को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बनाया था, आज वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल। इसीलिए मेरा आग्रह है कि इन मुनाफाखोरों पर हमला कीजिए। तीसरा और अंतिम मेरा आग्रह है, लगातार जो घटना घटित हो रही है, 12-12 गोली मारे जा रहे हैं। सहरसा में एक लड़कों को हम नहीं जानते वो कितना बड़ा क्रिमिनल था या वो शराब व्यापारी था, मुझे नहीं पता। एक बार वो जेल गया, किसी गोली चलने में या किसी में नाम दिया गया, किस गैंग के थे, क्या हुआ, किस गैंग ने मारा। लेकिन ये चैलेंज है, एक दिन पहले मुख्यमंत्री सहरसा जाते हैं और एक दिन के बाद वहां पर 12 गोली एक लड़कों को मार दिया जाता। ये सही नहीं है। और यह कह देना कि प्रेम प्रसंग है, यह कह देना कि समझौता था, यह कह देना कि पहले से प्यार था बाद में नहीं हुई, यह कह देना कि गैंगवार था, यह कह देना जमीनी विवाद था, मैं इसको सही नहीं मानता। मेरे भी बरारा में घटना घटी, लगातार मौत पे मौत, मौत पे मौत, मौत पे मौत, और सरकार मौत चुप हो जाती। इसीलिए आग्रह करूंगा कि आप जनता के प्रति जवाबदेह बने और बेटियों के प्रति जवाबदेह बने। मैं भीख मांगता हूं आपसे, इस नरभक्षियों से, इस दरिंदों से मां और बेटियों की रक्षा करिए। इस बहिष्यों से बेटियों की हिफाजत करिए। इसके लिए पप्पू यादव हमेशा समर्पण रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार छपरा की बच्चियों की न्याय के लिए आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं इसको जाति का रंग न दिया जाए, नीट्स के बच्ची को न्याय मिले, डॉक्टर गिरफ्तार हो, पीएमसीएच के डॉक्टर से पूछा जाए, नीतू की गिरफ्तारी हो। मैं ऐसा मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।